जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर। इसको हम वन शॉट में क्लियर करेंगे। इस चैप्टर को खत्म करने के साथ में आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी आपके बोर्ड हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हिंदी यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएस बोर्ड हो, जिस बोर्ड में भी एनसीईआरटी लगी हुई है वहाँ पे सारे प्रश्न इसी क्लास से आएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल के बारे में। तो बात आती है चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। उसको देखने से पहले एक बात देखनी पड़ेगी आपको। केमिकल चेंज को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं सब केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई चीज है और उसमें अगर कुछ बदलाव आए और बदलाव भी ऐसा हो जाए कि वो वापस से अपने पुराने रूप में लौट के ना आ पाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। जैसे मान लो एक सेब है, हमने उस सेब को खाया। जब सेब को हमने खा लिया तो सेब पच गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट पचने होने के बाद में उसका एक्सचेंज कर दिया, वेस्ट को बाहर निकाल दिया। तो जो वेस्ट बाहर निकला उससे वापस से सेब नहीं बन सकता। तो इस तरीके के चेंज को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। दूसरा इसका उदाहरण ये है, जैसे हमारे पास में होती है मोमबत्ती। अगर हम मोमबत्ती को जला दें तो जब मोमबत्ती जल जाएगी तो मोमबत्ती जलने के बाद में खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम उसको वापस से मोमबत्ती नहीं बना सकते। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन जो वापस दोबारा अपने रूप में लौट के नहीं आ सकते, उन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में होते हैं फिजिकल चेंज, जिसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। PHY भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज वे चेंज होते हैं जो अपना रूप तो बदल लेते हैं लेकिन वापस उसी रूप में आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कागज लिया, ठीक है, हमारे पास में कागज है। उस कागज के टुकड़े को हमने बीच में से फाड़ा। तो जब हमने कागज को बीच में से फाड़ा तो फाड़ने के बाद वो वापस से कागज बन सकता है, उसे टेप की मदद से हम चिपका सकते हैं। तो वो जो उसमें चेंज आया फाड़ने के बाद में, उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। वहीं अगर हम उस कागज को जला देते हैं, अगर उस कागज को हमने जला दिया तो जलाने के बाद में कागज की क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। अब उस राख से वापस से कागज नहीं बन सकता। तो ये कौन सा चेंज है? ये हमारा केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। मतलब बच्चों बात बड़ी सीधी सी है कि अगर किसी चीज में हमने बदलाव करा और उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया कि वापस वो उस रूप में लौट के ना आ पाए, तो वो होगा रासायनिक चेंज, केमिकल चेंज। और वापस उस रूप में लौट के आ सके तो वो होगा फिजिकल चेंज। जैसे हमारे पास लकड़ी का मान लो कोई बैट है, अगर लकड़ी का बल्ला है, उस बल्ले को हम तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद में वो वापस तो जुड़ सकता है ना, तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। और अगर लकड़ी के बल्ले को हमने जला दिया, अगर वो जल गया तो राख बन जाएगा। अब राख से वापस तो लकड़ी नहीं बन पाएगी, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। समझ गए होंगे? ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर में। इसमें जो हम देखते हैं नंबर से, हमारी जो पहली स्लाइड है उसकी बात है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये है कि दो चीजें हमारे पास में कोई है, हमने दो चीज ली और दो चीजों से मिल करके कोई नई चीज बना दी, तीसरी। और वो चीज ऐसी बनी जिसके गुणधर्म, जिसकी प्रॉपर्टियां पिछली चीज से बिल्कुल अलग हों, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब यह है कि हमारे पास में जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि वो नई चीज डेवलप कर लेते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि नए नए गुणधर्मों के साथ में कोई नई चीज बनती है तो उसको बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है सामने, एग्जांपल आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमारे पास में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है? ये गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन है, ये भी क्या है? ये भी गैस है। ये दोनों गैस आपस में मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? ये बना दिया H2O, यानी कि वाटर। ये हमारे पास में क्या है? पानी है। देखो हाइड्रोजन भी गैस थी और ऑक्सीजन भी गैस थी, ये दोनों आपस में मिली, ये गैस की फॉर्म में है, और मिलने के बाद इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया पानी, जो कि लिक्विड की फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन होती है कि दो चीजें आपस में मिले या ज्यादा मिले आपस में, और मिलने के बाद हम कुछ नया बना दें,
और नया भी कैसा, जो इससे पिछले वाले से बिल्कुल अलग हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि जो कोई भी रिएक्शन होती है, जो भी कभी कोई रिएक्शन करी जाती है, केमिकल जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। जैसे यहां देखते हैं, हमने एक रिएक्शन लिखी बोर्ड पे, मैं लिखता हूँ रिएक्शन, एक लिखा मैं मैग्नीशियम, ये हमारे पास में मैग्नीशियम है और ये हमारे पास में ऑक्सीजन है, और इन दोनों मिलकर क्या बनाया, इन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये बनाया। अब क्या है, ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन दो चीजें होंगी, एक चीज तो ये है जो तीर के इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, और एक चीज वो है जो तीर के राइट साइड में है। तो रिएक्शन में दो चीज होती है, जो तीर के लेफ्ट में होती है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको हम अभिकारक, और जो तीर के दाईं तरफ होती है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। बात यह है कि कोई जो रिएक्शन होती है हमारे पास में, उस रिएक्शन दो चीजें हैं, एक तो तीर के लेफ्ट साइड में है और एक तीर के राइट साइड में है। जो चीज तीर के लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, और जो तीर के राइट साइड में है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पादक। पढ़े लिखे लोग कैसे बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि जब हम कभी कोई रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा, जो भाग लेगा, यानी कि इन दोनों ने क्या करा, मिलकर के भाग लिया, तो ये अभिकारक, और भाग लेने के बाद में जो कुछ नया बना, जो नया बना वो हमारा क्या है, वो उत्पाद है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग ले वो रिएक्टेंट। और वहीं प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला उन्होंने, उत्पाद के बारे में क्या बोला, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो बाद में बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पाद। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं आप जो नीचे, ये क्या हो गया यार, ठीक, हाँ ये देखो, अगले में क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में मैग्नीशियम है, इसका तो मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था। ये हमारे पास में क्या है, मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम की हमें रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया, MgO बन गया। तो इन्होंने दोनों ने भाग लिया ना भाई, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं आपस में, ये दोनों मिले, ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिले और मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, MgO बना दिया। तो जो भाग लेता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो बाद में हमें बनता है रिजल्ट के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। वही ये है, ये बच्चों कैल्शियम है जो दूध के अंदर होता है, इस कैल्शियम ने रिएक्शन किसके साथ करी, ऑक्सीजन के साथ में। जब कैल्शियम ने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करी, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ना, आपस में मिलकर भाग ले रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो बन रहा है रिजल्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना है, ये क्या है हमारे पास में, ये प्रोडक्ट है। देखो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, कैल्शियम हमारे लिए अच्छा होता है, ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन जब दोनों चीज आपस में मिली तो मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, ये है चूना, जो हमारे लिए कई बार अच्छा नहीं होता है अगर ज्यादा मात्रा में यूज करा जाए तो। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों हर साल सीबीएसई बोर्ड पूछता है, यूपी बोर्ड भी पूछता है, सीबीएसई बोर्ड भी पूछता है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, आपने रिबन के बारे में सुना होगा, एक मैग्नीशियम रिबन है, उस रिबन को जलाने से पहले रगड़ करके रेगमा से साफ क्यों करते हैं। तो उसका आंसर तो यह है कि उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर इसका यह है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम इसलिए साफ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पे ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, तो रेगमाल से उस परत को हटा देते हैं ताकि वो अच्छे से जल सके। ठीक है, अब बात है कि भैया ऑक्साइड की परत क्यों चढ़ती है। ऑक्साइड की परत इसलिए चढ़ती है कि मैग्नीशियम पड़ा रहता है ऐसे ही वायुमंडल में, और ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर जाती है, उसके ऊपर परत चढ़ा लेती है, तो वहां पे परत बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जैसे एक रिएक्शन से आप समझ सकते हैं, मैंने मैग्नीशियम लिया, ये मैग्नीशियम वायुमंडल पड़ा हुआ है, इसने रिएक्शन कर ली किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बना दिया इसने, MgO, ये बन गई। अब इस ही परत को हटाने के लिए रेगमाल से रगड़ करके क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा, जब जलाया तो जलने के बाद में यहाँ पे राख बची, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसका फॉर्मूला भी यही है, ये जो मैग्नीशियम था हमने इसको लिया, जला दिया। जब जलाते हैं तो जलाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, पहली चीज क्या, मैग्नीशियम खुद, दूसरी चीज क्या, ऑक्सीजन जलाने के लिए, और तीसरा उसको देना पड़ता है तापमान। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडरी फॉर्म यहाँ पे कलेक्ट है। एक बात और है,
वो ध्यान करने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम जो रिबन जो होता है वो बर्न होता है किसके साथ में, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में, मतलब ज्वलनशील ज्वाला के साथ में जलता है, बहुत चमकदार आग जलती है जब मैग्नीशियम जलता है। आप लोगों ने दिवाली पे फुलझड़ी जलाई होगी, जब आप दिवाली पे जो फुलझड़ी जलाते हैं उस फुलझड़ी की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, कारण कि उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, तो उसके ऊपर मैग्नीशियम चढ़ा दिया जाता है, इसलिए वो बहुत चमकता है। ठीक है, तो वही है इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई पता तो लगे कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो पता कैसे लगेगा, उसके लिए 5 बातें हैं। पहली बात यह है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस निकलेगी तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हुई है, या फिर वहां पे बनेगा प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं अवक्षेप, तो प्रेसिपिटेट बनेगा तो हम समझ जाएंगे रिएक्शन हुई है। तीसरी बात, या फिर रंग में परिवर्तन आएगा, कलर जो होगा कलर बदलेगा, कोई ना कोई रंग जरूर बदलेगा, उसको बोलेंगे हम रिएक्शन यहाँ पे हुई है। और चौथी बात है टेम्परेचर में, उसके तापमान में परिवर्तन आएगा, अगर तापमान में परिवर्तन आता है तो वो भी क्या बताएगा कि रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस में परिवर्तन, सॉरी उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसकी स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप का होना और अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। आगे क्या हमारे पास में, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। गैस के निकलने से क्या समझते हैं आप कि गैस बनेगी और रोग इस पे बोले। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो एक गैस निकल के बाहर आती है। गैस क्या है, अगर किसी रिएक्शन में गैस बाहर निकल के आती है इसका मतलब क्या है, वहां पे रिएक्शन हुई है। एग्जांपल समझते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे जिंक। ठीक है, ये कहाँ है जिंक, ये रहा जिंक, हमने लिया जिंक। जिंक एक धातु होती है, एक मेटल होता है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, H2SO4 से। ये H2SO4 क्या है, ये जानते होंगे आप, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। अब क्या होगा, जब इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो जो जिंक है वो बहुत रिएक्टिव है, वो इसके पास आएगा, इससे रिएक्शन कर जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ये जो H2 है ये गैस जो है बन के बाहर निकल जाएगी। अगर गैस बाहर निकलती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन हुई है। यहाँ पे देखते हैं एक बार जो है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेम कहानी है, कुछ इसमें है नहीं कॉन्सेप्ट। ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पे डाला है इसमें जिंक के दाने, जगह जगह पे दाने डाल दिए हैं जिंक के। ये जो जिंक लिया है मैंने, इसके दाने डाल दिए हैं इसके अंदर, और इसमें केमिकल भरा हुआ है मैंने, उसका नाम क्या है, H2SO4 एसिड है। अब जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी। उस गैस को इस पाइप से निकाला है और इस पाइप से निकाल के यहाँ पे निकाला पानी में बाहर। अब यहाँ जो गुब्बारे आपको गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है, ये गैस के बुलबुले हैं। अब यहीं पे मोमबत्ती लेके आए, जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो पॉप साउंड के साथ में ये फट जाती है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास में हाइड्रोजन यहाँ पे गैस बनी है। जब भी कभी हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो पॉप साउंड के साथ में फटती है। तो इससे रिजल्ट, इससे एक्सपेरिमेंट आपकी क्लास में कराया गया होगा, तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि रिएक्शन के दौरान गैस निकलती है, और गैस भी कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्या है हमारा, अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है अवक्षेप का बनना। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना। क्या होता है कि हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, दोनों रिएक्टेंट्स को लेके आपस में रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद में एक नई चीज बनी, लेकिन एक ऐसी चीज बन गई जो उसमें सॉल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है। यानी कि क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट एसिड। मतलब कहने का इसका यह है कि जब हम कोई रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के दौरान, रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसा बच जाए जो पानी में या किसी भी चीज में पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो, ना घुले, मतलब जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रेसिपिटेट। जैसे एग्जांपल में क्या करा हमने, हमने लिया PbNO3 लेड नाइट्रेट, PbNO3, PbNO3 की रिएक्शन करा दी किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। जब पोटेशियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन होगी तो बनाया KNO3 और PbI2।
ये जो PbI2 है बच्चों, यही क्या है, ये प्रेसिपिटेट है, घुलता नहीं है, ये अघुलनशील है। ठीक वैसे ही जैसे आपको चाय बनानी है घर में, जब आपने घर में चाय बनाई तो चाय बनाने के लिए आपने दूध गेरा, जब दूध गेरा आपने उसके अंदर और चाय की पत्ती गेरी, चीनी गेरी, उसके बाद में चाय बनके तैयार हो गई। जब चाय आपने छान ली तो बर्तन में चाय की पत्ती बच गई ना, इसका मतलब वो घुली नहीं उसमें पूरी तरीके से, तो वो भी क्या है, वो भी प्रेसिपिटेट है। तो आप प्रेसिपिटेट का मतलब समझ चुके होंगे, वो चीज जो जल में पूरी तरीके से घुलनशील ना हो। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया, ये दोनों लिए, दोनों को लेने के बाद में भी जब हमने रिएक्शन कराई तो KMNO3 बन गया। लेकिन जो येलो येलो कलर का है PbI2, ये घुला नहीं, इसको क्या बोला हमने, प्रेसिपिटेट बोला, अवक्षेप बोला। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। कलर में कैसे परिवर्तन आता है, यानी कि जब हम रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के दौरान रंग बदल जाए तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन वहां पे हो चुकी है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है, इसका जो कलर होता है कैसा होता है, हरे रंग का। जैसे हम क्या डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो पेपर में बार बार सवाल पूछा जाता है बच्चों से, उसको समझते हैं क्या है। हमने लिया आयरन, ठीक है, ये आयरन ले लिया, आयरन की रिएक्शन करा दी हमने किससे, कॉपर सल्फेट से। आयरन की रिएक्शन करा दी आपने कॉपर सल्फेट से, तो बनेगा क्या, तो भैया यहाँ पे जो आयरन है, ये आयरन जो है इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दे, हटा देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। यहाँ पे होगा हमारे पास में आयरन और ये सल्फेट, बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा कॉपर। अब क्या है कि देखो बच्चों, ये होता है नीले कलर का, ब्लू कलर का होता है, और ये होता है हमारा कैसा, ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का, ये ब्लू कलर का। लेकिन जब कील को तुम कॉपर सल्फेट के वेर में डाल दोगे तो रंग बदल लेगी वो, और रंग भी कैसा हो जाएगा उस कील का, उसका हो जाएगा रेडिश ब्राउन। इसका मतलब क्या है कि कलर चेंज हो गया, और अगर कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। यानी कि जब हम कभी रिएक्शन करें कोई, और अगर तापमान में बदलाव आ जाए, तापमान या तो घट जाए या तापमान बढ़ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे रिएक्शन हुई है। जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर फॉर्म्स लैग्ड लाइम कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर विच इज राइज इन द टेम्परेचर। मतलब कहने का ये है कि हमने रिएक्शन करी, जब आप रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा कि तापमान में परिवर्तन आ जाए। इस एग्जांपल समझ सकते हैं, हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने, इसको बोलते हैं चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को तुमने लिया और पानी मिला दो इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिला दिया बच्चों, पानी मिला दिया। जब वो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया तो पानी मिलने के बाद में क्या होगा कि ये बना लेगा CaOH का हॉल्ट वाइस, ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना। और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलेगी बच्चों, हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। आपने दिवाली पे देखा होगा, दिवाली पे हम क्या करते थे जब हम छोटे थे, तो पुताई लेके आते थे मार्केट से, कलई जिसको बोलते हैं, कुछ लोग कलई बोलते हैं, कुछ लोग पुताई बोलते हैं, व्हाइट कलर की आती थी इतने बड़े कट्टे में 10 किलो की। अब उसको जब रात में ड्रम में लाके भर देते थे पानी के में, जैसे ही ड्रम में उसको पलटते थे वो खदकती थी बहुत जोर से, क्या निकलती थी, हीट निकलती थी। कारण क्या था, उसका कारण यही था कि जब चूने की रिएक्शन कराते हैं किससे, वाटर से, तो ये CaOH का हॉल्ट वाइस बनाता है और बहुत अधिक मात्रा में हीट निकालता है। इसका मतलब क्या है कि तापमान में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास में पांचवी जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है कि चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होना। देखो इसमें तो कोई इतनी समझने वाली बात है नहीं है, क्योंकि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन जाती है, लिक्विड से कोई चीज गैस बन जाती है, आप इसको 9th क्लास में जानते होंगे। आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है, ये मोमबत्ती जब जलाई गई तो पहले मोम यहाँ काफी ऊपर तक था, लेकिन जब जली तो धीरे धीरे सारी सारी सॉलिड से होने के बाद किस में आ गई है, ये सब लिक्विड में आ गई। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में आती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अवस्था बदल रही है, उसकी उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे भी रिएक्शन हुई है, क्योंकि स्टेट में परिवर्तन हुआ है। क्लियर, ठीक है। रोक दी वीडियो, यहाँ कैसा हुई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है,
अब रासायनिक समीकरण समझने से पहले आपको मैंने बताया था अभिक्रिया क्या होती है। जब दो चीजें आपस में मतलब मिल जाती हैं और मिल करके कोई तीसरी नई चीज बनाती हैं तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शंस। अब रिएक्शंस के बाद में बात करते हैं समीकरण की क्या होती है, तो मैं आपको यही समझाता हूं। ये केमिकल इक्वेशंस को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या होती है रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण का मतलब है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसी बात को आप हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में ना लिख करके उसे सिंबल के रूप में लिखें, एबीसीडी के रूप में लिखें, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो ये लिखा हुआ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और बनाया क्या इन्होंने? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अरे बीच में तीर नहीं है भाई, थोड़ी सी वो प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे आएगा तीर, यहाँ पे यहाँ तीर आएगा ये, ठीक है, इस तरफ। तो क्या है हमारे पास में? हमने जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। ये हमने लिखा हुआ लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में, यही ये हिंदी में भी हो सकता था। तो ये तो हो गई रिएक्शन। लेकिन इक्वेशंस क्या होती है, समीकरण क्या होती है? जब इसी बात को मैं एबीसीडी में लिख दूं, यानी कि इनके सिंबल के रूप में लिख दूं। सिंबल मतलब प्रतीक। जैसे जिंक है, जिंक को क्या लिखते हैं हम? जिंक को लिखते हैं बच्चों Zn। और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं हम H2SO4। तीर लगा देंगे यहाँ पे। अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? है बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों ऊपर जो लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो तो आपकी रिएक्शन है। ये तो हो गई आपकी रिएक्शन, अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इक्वेशन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या? समीकरण। समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है जब हम किसी भी रिएक्शन को सिंबल के रूप में लिखते हैं, प्रतीक के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब जो रिएक्शन है वो दो तरीके से देखी गई है, या तो रिएक्शन होगी बैलेंस या रिएक्शन होगी अनबैलेंस। अब बैलेंस और अनबैलेंस की क्या बात है बच्चों? रिएक्शन जब होती है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तरफ तो होते हैं रिएक्टेंट और एक तरफ होते हैं प्रोडक्ट। अभी बताया था मैंने पहले, रिएक्टेंट में होते हैं, मतलब रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। या तो होंगे अभिकारक या होंगे उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पादक दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तो बैलेंस है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो अरे यार तो अनबैलेंस है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो बैलेंस है, दोनों बराबर नहीं है तो अनबैलेंस है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमने यहां पे लिया H2 प्लस, नई स्लाइड ले लेते हैं। जो रिएक्शन है बच्चों दो तरह की है, वो अभिक्रिया दो तरह की है। पहली हमारी क्या है? बैलेंस है, संतुलित है। दूसरी हमारी क्या है? अनबैलेंस है, असंतुलित है। बैलेंस में क्या होता है कि दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। जैसे हमने मान लिया कैल्शियम Ca प्लस O2 ऑक्सीजन, क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा CaO। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम अकेला है, इधर भी अकेला है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो दो है, और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक है, मतलब बराबर नहीं है ना। ये जो चीज है वो इस चीज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं तो कही जाएंगी बैलेंस, और अगर दोनों ये बराबर नहीं है तो कही जाएगी ये अनबैलेंस, ठीक है। हाँ, अगर रिएक्शन बराबर है तो बैलेंस है, बराबर नहीं है तो अनबैलेंस है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे H2 प्लस ये लिया हमने O2, और क्या बनाया हमने इधर? H2O। इसमें देखो अब हाइड्रोजन इधर दो है हमारे पास में, दो हाइड्रोजन है, तो जब दो हाइड्रोजन है तो उधर भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन इधर ऑक्सीजन दो है, लेकिन उधर ऑक्सीजन कितना है? उधर तो एक ही है। इसका मतलब बराबर नहीं है। इधर की चीजें जो है इधर की चीजों के बराबर नहीं है, तो कैसी रिएक्शन कही जाएगी बच्चों? ये कही जाएगी आपकी बैलेंस, सॉरी, ये कही जाएगी आपकी अनबैलेंस रिएक्शन, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन कही जाएगी? आपकी अनबैलेंस रिएक्शन। अगर दोनों बराबर हो जाए तो कैसी होगी? तो होगी वो बैलेंस रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उत्पाद और अभिकारक बराबर हैं तो वो हो जाएगी बैलेंस, और अगर बराबर नहीं है तो वो होंगी अनबैलेंस, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली हमारी क्या है, यहाँ पे यही बात इन्होंने बोली हुई है कि एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और वहीं इसमें बोला गया है इन्होंने कि जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद आती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, इनको बैलेंस करना। अब बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करना मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया बच्चों, हमने लिया यहाँ पे H2, दिख रहा है आपको H2? चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये दिख नहीं रहा था आपको। हमने लिया यहाँ पे H2 प्लस ये लिया हमने O2 और ये क्या बना H2O, H2 प्लस O2 क्या बना H2। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों, बैलेंस करने के लिए क्या पड़ता है कि हमें दोनों के जो मॉलिक्यूल हैं या एटम्स हैं बराबर करने पड़ते हैं। देखो इधर तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है हाइड्रोजन, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन 2 है, उधर एक ही है, उधर 2 करने हैं। अब उधर 2 करें कैसे, उधर 2 करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 2 की गुणा यहां नहीं कर सकते बच्चों, यहां कर दो तो गलत हो जाएगा, नहीं। जब भी हमें गुणा करने की शुरू में करेंगे, सबसे शुरू में, तो गुणा करेंगे कहां पे, यहाँ पे कर दी 2 से गुणा, भाई 2 से गुणा कर दी मैंने इसके अंदर। अब H तो O तो कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी 2 बराबर, लेकिन भैया हाइड्रोजन तो हो गए यहाँ पे कितने, 4, 2 तो पहले ही थे, 2 से गुणा हो गई तो 4 हो गया। इधर कितने हैं, इधर तो 2 ही है, फिर गड़बड़ हो गई, तो पूरा करने के लिए इधर 2 से फिर गुणा कर दो। अब इधर भी 4, अब इधर हाइड्रोजन 4, उधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गई। एक और देखो, ये हमारे पास कैल्शियम है, इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा बच्चों, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब इधर देखो कैल्शियम अकेला है, उधर भी अकेला है, कोई टेंशन ही ना है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, तो उधर 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ गुणा नहीं करेंगे ना, यहाँ करेंगे बीच में ना, शुरुआत में करेंगे गुणा, शुरुआत में गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा हमने इसकी कर दी, तो भैया ये तो 2 हो गए, लेकिन साथ ही साथ कैल्शियम भी तो 2 हो गए, तो इधर तो ऑक्सीजन 2 है तो कोई बात नहीं, लेकिन इधर तो अकेला बचा है, तो फिर इधर से 2 से गुणा कर देंगे तो एक बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बैलेंस करने का तरीका, ऐसे बैलेंस करते हैं हम। ठीक है, तो जब रिएक्शन दोनों तरफ से बराबर होती है तो उसको बैलेंस बोलते हैं, एक तरफ कम या ज्यादा होती है तो उसको हम अनबैलेंस बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं आपको यही बता देता हूं इसमें ही, कि जब रिएक्शन कोई बैलेंस नहीं होती, जैसे सपोज दैट एक सीधी सी मैं रिएक्शन आपके सामने फिर लिखता हूँ, क्या लूं, क्या मैं कॉपर लेता हूँ, ये कॉपर लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। देखो इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, मतलब बैलेंस नहीं है ना ये। तो जब रिएक्शन बच्चों बैलेंस नहीं होती तो उसको बोलते हैं हम स्केलेटन रिएक्शन, स्पेलिंग ही गलत है इसके अंदर, तो स्केलेटन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको कंकाली अभिक्रिया। बच्चों सवाल पूछा जाता है कि कंकाली अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे कि जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, जो संतुलित नहीं होती, उसको बोलते हैं कंकाली अभिक्रिया। और बैलेंस का क्या मतलब होता है, बैलेंस का मतलब होता है दोनों तरफ इधर की चीजें और इधर की चीजें, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं तो बैलेंस है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली साइड पे। हाँ, जिसको एक बात और, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, ठीक है, तो वैसे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोई डाउट आपको आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा जरूर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करें रिएक्शंस के बारे में, जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, इस चैप्टर में आप ये सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे नंबर नंबर से। पहली रिएक्शन आपके पास में क्या है, इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया, इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद जो रिएक्शन आपकी, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। ये हमारे पास रिडक्शन है, इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। एक हमारे पास में रेडॉक्स, इसको रेडॉक्स को रेडॉक्स ही बोलते हैं, तो इसमें तो दिमाग लगाना है नहीं है, रेडॉक्स बोलते हैं। अगला हमारे पास में एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है एंडोथर्मिक है, इसको बोलेंगे ऊष्मा। हाँ, तो एक बार दोबारा देख लें सभी कोई, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो संयोजन बोलेंगे, डीकंपोजिशन को वियोजन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे द्विविस्थापन, और ऑक्सीडेशन को बोलेंगे उपचयन, रिडक्शन को बोलेंगे अपचयन, और रिडक्स को तो रिडक्स ही बोलेंगे। अगली है एंडोथर्मिक, मैंने क्या लिखा ऊष्मा। बच्चों ये क्या है,
ये जो एंडोथर्मिक होता है इसका मतलब होता है ऊष्मा देना, यानी कि ये हमारी क्या है, ऊष्मा शोषी है, ये इसका है, ये ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर आ गया। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा छेपी। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड में। अब हमारी जो अगली स्लाइड है उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको मैंने बताया था आपको, क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में कोई एक सिंगल चीज बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो रिएक्टेंट्स लिए हमने, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले और मिलने के बाद उन्होंने सिंगल एक प्रोडक्ट बनाया, तो उसका नाम क्या देंगे हम, उसका नाम देंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वे अभिक्रिया है जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस ने रिएक्शन किससे करी, ऑक्सीजन से, क्या बना दिया, H2O। दो चीज मिली, सिंगल बनाया, ऑक्सीजन, ये बन गई हमारी कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ये कॉपर लिया हमने, रिएक्शन कराई किससे हमने, ऑक्सीजन से, क्या बन गया, CuO। कैल्शियम लिया हमने, रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से, क्या बन गया, CaO। CaO की रिएक्शन किससे करा दी हमने, CO2 से, तो क्या बन गया, CaCO3। यानी कि सभी में एक बात क्या है कि दो चीजें मिल रही हैं और अकेली चीज बना रही है, यानी कि दो चीजें मिले अकेला बनाए या दो से ज्यादा मिले अकेला बनाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगली हमारी रिएक्शन हमारी कौन सी है, वो है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन एकदम अपोजिट होती है, उसकी एकदम से उल्टी होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अच्छा वहां देखिए, उसमें से देखिए। हाँ, तो हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया वो होती है जब कोई सिंगल रिएक्टेंट वो दो पार्टों में या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है। कोई अकेली चीज है वो दो पार्टों में टूट जाएगी या दो से अधिक में टूट जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है। वही मैंने बात बोली, कोई एक चीज है, जैसे मान लो, जैसे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको जो है हम तोड़ देंगे दो पार्टों में, ये अलग बना कैल्शियम और अलग बना हमारे पास में क्या, ऑक्सीजन। तो जब कोई एक अकेली चीज दो पार्टों में टूट जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। या दो से अधिक में टूट जाए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने लिया H2O, H2O लिया, अब ये किसमें टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये भी देखो, ये भी दो पार्ट में टूट गया अकेला, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका एक एग्जाम्पल और दिखाओ बोर्ड में। ये जो हमारे पास में आयरन है, आयरन सल्फेट FeSO4, ये आयरन सल्फेट है अकेला, इसको हमने जो तोड़ा दो पार्टों में, ये दो से अधिक पार्टों में टूट गया। तो जब किसी रिएक्शन में कोई एकल रिएक्टेंट, ये क्या है बच्चों, ये रिएक्टेंट है, जब कोई एकल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक किसमें टूट जाता है, प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके भी तीन पार्ट है, ठीक है। अब तीनों पार्ट देख लेते हैं पहले, उस तीनों पार्टों को हम पहले एक बार अलग ही देख लेते हैं यहाँ पे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, तीन पार्ट है इसके बच्चों। पहला पार्ट है इसका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है लाइट डीकम्पोजिशन और तीसरा है इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय बोलो या तापीय बोलो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन और ये हमारे पास में विद्युतीय वियोजन। ठीक है, ये आपके तीन टाइम है, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम किससे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन थर्मल वाली,
होती क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई सिंगल चीज दो पार्टों में टूटे तो जरूर, या दो से अधिक पार्टों में टूटे तो जरूर, लेकिन वो टूटेगी किससे, वो टूटेगी किससे, वो टूटेगी हीट से। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज दो पार्टों में टूटे तो जरूर, लेकिन टूटेगी भी किनसे, वो टूटेगी किससे, हीट से। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग। ठीक है, बाय द हीटिंग। किससे टूटेगी बच्चों, ऊष्मा से टूटेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन से वाले, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास में क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर कैल्शियम बन जाएगा, और अलग हमारे पास में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दे करके चीजों को तोड़ना। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली हमारी है, अगली हमारे पास में लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, लाइट डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज प्रकाश के द्वारा टूटे, यानी कि लाइट के द्वारा टूटे। डिकम्पोजिशन मतलब तो वही है, टूटना, सिंगल चीज टूटेगी दो पार्टों में, दो से अधिक पार्टों में, लेकिन किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। एग्जांपल देखो, ये हमारे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr। इसको जब हम लाइट यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, लाइट। जब यहाँ पे लाइट लिखेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये सिल्वर में और ये ब्रोमाइड में अलग अलग दो पार्ट टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइट डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन। और थर्ड हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी कि विद्युतीय वियोजन। ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल देता हूँ कि जब कोई अभिकारक किसी विद्युत के द्वारा दो भागों में या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, उसको विद्युतीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड के पास। अगली हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको आपको जरूर याद करना है। ठीक है, आप परीक्षा में जाएंगे इसको पढ़ करके जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या है कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव तत्व होता है वो अपने से कम वाले को वहां से हटा देता है, उसकी जगह खुद आके बैठ जाता है। जैसे सरकार में हुआ था बच्चों, जैसे पहले सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार राज कर रही थी, बीजेपी सरकार आई ज्यादा मजबूती के साथ में, उसने कांग्रेस को हटा के साइड में कर दिया, खुद बैठ गई। तो उसने क्या कर दिया, उसको उसको कर दिया विस्थापित, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऐसा ही है, जो ज्यादा मजबूत आती है चीजें वो अपने से कमजोर वाले को हटा देती है। केमिस्ट्री में बात करते हैं रिएक्शन के ऊपर, तो जो ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है वो अपने से कम रिएक्टिव को वहां से हटा देती है, उसकी जगह पे खुद आ जाती है, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से आप समझते हैं, हमने लिया आयरन, ये हमारे पास आयरन है, और ये हमारे पास में क्या है बच्चों, ये हमारे पास में कॉपर सल्फेट है। अब क्या हुआ, आयरन जो है वो बहुत रिएक्टिव है कॉपर की कंपेयर में, तो उसने कॉपर को यहां से हटा दिया। जब इसने कॉपर वहां से हटाया, इसकी जगह पे खुद आ गया, इधर देखो आप FeSO4, और बाहर क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया कॉपर। यानी कि इस आयरन ने इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो उसको बोलेंगे हम क्या, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहीं पे सवाल बनेगा बच्चों कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है। यानी कि जो लोहे की कील है, जैसे ये जो विलियन है आपके पास में, ये किसका विलियन है, ये है कॉपर सल्फेट का। अगर आप इसमें कील गिर दो, ये जो कील है, इस कील को हम इसके अंदर डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, तो इस कील को जब इसके अंदर डालेंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी। ये कील है आपकी लोहे की, और ये कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है। ये कील इसको हटा के इसकी जगह खुद आ जाएगी, और सल्फेट इसके ऊपर चिपक जाएगा। इसलिए इस कील का कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। मैंने पहले ही बताया था आपको इसके बारे में, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें आयनों का एक्सचेंज होगा, यानी कि आयंस आपस में क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। यानी कि द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि आयनों का क्या होगा बच्चों, आयनों का होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। हिंदी में कहा जाए तो आयनों की क्या हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगी। उस रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो दो बार विस्थापन होना। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम। एग्जांपल में क्या करेंगे, जैसे डायग्राम में आपको देखा हुआ है कि हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, AgNO3, ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, इसकी करा दी रिएक्शन हमने नमक से, सॉल्ट इसमें हमने घेर दिया सोडियम क्लोराइड। अब क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड के अंदर घेर देंगे तो जो सिल्वर है वो क्लोरीन से करता है AgCl2 प्लस NaNO3, ये हमारे पास क्या हो गई,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख रहे होंगे जो हमारे पास सिल्वर है वो तो चला गया किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, और जो सोडियम किसके साथ चला गया, वो चला गया हमारे पास में नाइट्रेट के साथ में। इस तरीके से आपस में क्या होगा, दोनों का एक्सचेंज हो गया आयंस का, तो इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचयन। उपचयन एक अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होती है भैया, उपचयन का मतलब है कि जब किसी के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन पे, यानी कि पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ होगा कि जब किसी रिएक्शन में हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। वहीं दूसरे शब्दों में बात करें हम इसकी, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, जब हाइड्रोजन हट जाता है तब भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब दो तरीके हैं भैया कहने के, या तो आप बोल दो कि भैया ऑक्सीजन जो हमारा क्या हो गया, जुड़ गया, तब भी क्या है, तब भी ऑक्सीडेशन है, उपचयन है। या फिर आप बोल लो कि हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन हट गया, तब भी क्या है, तब भी ऑक्सीडेशन है, उपचयन है। ये वाली बात है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास में कैल्शियम, हमने कैल्शियम को लिया, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने ऑक्सीजन के साथ में, ये हो गई, तो क्या बनेगा इधर CaO। तो आप देख रहे होंगे कैल्शियम से ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे अकेला है कैल्शियम बेचारा, देखो अकेला बैठा हुआ है। यहाँ पे जाकर देखा हमने, अरे इसके पास तो O भी जुड़ गया, और जब O जुड़ गया तो उसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वहीं बात करें हम दूसरे शब्दों में, तो एक हमारे पास में हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं आगे, इसको हीट करते हैं, तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन तो अलग निकल जाएगा और सल्फर अलग निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखा हमने, भैया इसके साथ में हाइड्रोजन था, लेकिन उधर जाके हमने क्या देखा, सल्फर बेचारा अकेला बचा। हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन हट गया। तो जब हाइड्रोजन हट जाएगा तब भी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तब भी ऑक्सीडेशन, यानी कि दोनों ही बारी में हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको उपचयन कह सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पास में, वो है हमारी रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। अपचयन, अपचयन क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। पिछले वाले का एकदम उल्टा है, इसमें क्या होता है, इसमें भैया ऑक्सीजन तो हट जाता है, माइनस कर दिया मतलब हट गया, और हाइड्रोजन क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन। यानी कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को जो है ना जुड़ जाता होना और ऑक्सीजन का हटना तय होता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और देता हूँ, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसको जब हमने हीट करा तो कैल्शियम तो अलग मिला हमें और ऑक्सीजन हमें अलग मिला। अब हमने इसमें क्या देखा कि कैल्शियम साथ में कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन इस तरफ जाके जब हमने देखा तो कैल्शियम अकेला बैठा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ से हट गया, और जब ऑक्सीजन हट गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपचयन, यानी कि रिडक्शन। और वहीं दूसरी बात करें हम इसकी, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O। इधर देखो, इधर अकेला H है, अकेला O है, उधर जाकर हमने क्या देखा कि इसके अंदर H जुड़ गया, और जब H जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अपने अगली स्लाइड को देखते हैं। अगले में क्या है, अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक, उपचायक बोलो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, क्या होते हैं, तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को जो जोड़ता है उसको ही बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पदार्थ जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लो मैं रिएक्शन करनी चाहिए, तो हमने क्या करा, CaO की रिएक्शन करा दी किससे, CO2 से। ठीक है, या फिर आप यहाँ समझ सकते हैं, हम कैल्शियम की रिएक्शन किससे करा दी, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, CaO बन गया। अब इस रिएक्शन में क्या है कि ऑक्सीजन को कौन दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये दे रहा है किसको, कैल्शियम को, कि भैया क्या कर लो आपस में, तुम कर लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाएगा, यहाँ पे कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, और वहीं इसकी बात करी जाए रिडक्शन की, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, यहाँ पे उसका एकदम उल्टा है, जो रिडक्शन के लिए क्या दे,
ऑक्सीजन दे, यानी कि जो ऑक्सीजन को हटा दे या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल में एक और समझते हैं, एग्जांपल H2 प्लस सल्फेट, ये लिया हमने हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या होगा यहाँ पे कि इस रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो H2SO4 बना लेगा, बन गया H2SO4। तो ऑक्सीजन को जुड़ने दिया ना, या हाइड्रोजन जुड़ने दिया, यानी कि जो पदार्थ उपचय के लिए हाइड्रोजन देते हैं, इस हाइड्रोजन को दिया इसने सल्फेट को कि भैया तुम क्या कर लो अपने आपस में क्या कर लो, रिडक्शन कर लो। तो जो एजेंट होता है यहाँ पे, ये जो एजेंट है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी यही नाम है, इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए। जैसे नाम में क्लियर है इसका, इतना तो हिस्सा क्या है इसका? रिडक्शन। RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OH का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमने लिया कॉपर, और कॉपर रिएक्शन किससे करा दी हमने? ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया? CuO। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया भैया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, उपचयन। फिर वहां पे हमने क्या करा? हमने लिया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, अब हमने क्या करा? यहाँ पे लिया हमने H2 प्लस O2, क्या बनेगा बच्चों इधर? ये बनेगा इधर H2O। इसमें क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम रिडक्शन, अपचयन। अब हम बात करें सिर्फ ऑक्सीजन के रेफरेंस में, इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन जो है जुड़ा था यहाँ पे, और देखो अकेला है कॉपर, उधर जाके इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब इधर अकेला था ये और इधर जाकर देखा इसमें क्या जुड़ गया, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया ऑक्सीडेशन। और मैंने बोला था रिडक्शन क्या होता है? जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अकेला है ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन उधर जाके क्या देखा इसने कि हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? जुड़ गया, तो ये क्या होगा? रिडक्शन। दोनों एक के अंदर हो रहे हैं, अगर दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर होते हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन और देखो, CuH प्लस O2, क्या बनेगा? CuO प्लस H2O। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर हाइड्राइड है, ये कॉपर इधर जाके देखा इसने, तो इससे क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, और इधर जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ओ सॉरी यार, रोक इसको वीडियो को, देखिए देर में कहाँ पे है, अच्छा कपड़ा ढूंढ रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे हमारे पास में PbO है, एग्जांपल लेंगे हम PbO प्लस H2, ये लेड ऑक्साइड है। जब लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे हम इसके साथ में, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ तो बचेगा Pb अकेला और H2O हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे होंगे इधर? ये देखो इधर ऑक्सीजन है पहले से ही, ठीक है, लेकिन इधर आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीजन हट गया, और जब ऑक्सीजन हट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। और यहाँ पे देखो अकेला एस बैठा हुआ बेचारा, जब इधर जाकर देखा तो कौन जुड़ गया इसमें? इसमें O जुड़ गया, और जब O जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है। जब एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं रेडॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला हमारे पास क्या है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, इस बार भी आएगी। क्या होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब दो रिएक्टर्स आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, और ऐसा कुछ बना देते हैं सबस्टेंस जो इनसॉल्युबल हो, जो घुलनशील ना हो, जो घुल ना पाता हो, उसको ही क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास में? PbNO3, लेड नाइट्रेट लेंगे हम प्लस, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम? KO, क्या था? KOS था, KCl था, है भाई, सभी बोल रहा हूँ मैं तो। PB पोटेशियम आयोडाइड था,
क्या ही था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे दिमाग में। हाँ, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या था, एग्जांपल लेना जो है, इसमें क्या लेगा हम, PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है, इसकी किससे जाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड है। जब ये रिएक्शन करेगा इसके अंदर तो PBI और KNO3, तो जो PBI है हमारे पास जो बना है, ठीक है, ये लेड आयोडाइड जो है ये क्या है हमारे पास में, इनसॉल्युबल है, ये बच गया हमारे पास, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट अवक्षेप, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हम दो रिएक्टेंट्स लें और आगे बनाए और उसके अंदर जो चीज डिजोल्व ना हो, पूरी तरीके से ना घुलवाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अवक्षेप अभिक्रिया बोलते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास में जिसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक्सो को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब हमने रिएक्शन करी उसमें हीट बाहर निकली, बहुत जोर की उसमें हीट निकली, तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी, एक तो एग्जांपल बोला इन्होंने, रिएक्शन ये है, उन अभिक्रियाओं को जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी कहा जाता है। कहाँ है, ये देखिए आप, ये लिखा ऊष्मा क्षेपी इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या बताते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास में रेस्पिरेशन, C6H12O6, ये आपका इसमें ग्लूकोज है, फूड है, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा बच्चों, इधर इधर बनेगा हमारे पास में CO2H2O, और यहाँ क्या मिलेगी हमें, एनर्जी, यानी कि हीट, ऊर्जा मिलेगी। ये रिएक्शन क्या है हमारे पास में, ये रिएक्शन हमारे पास में एक्सोथर्मिक है। वहीं एक और रिएक्शन है, आप सोचें कि एक और है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम H2O से, ठीक है, हाँ, इसकी रिएक्शन होगी H2O से, और जब H2O की रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगी इसके अंदर से, हीट बाहर निकलेगी, ये H2O रिएक्शन हो जाएगी तो CaOH का होल ट्वाइस, बाहर क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, दोनों रिएक्शन किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट रिएक्शन है जिसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये ऊष्माक्षेपी की उल्टी है, इसमें ऑक्सीजन दी जा सॉरी इसमें एनर्जी दी जाती है, उसमें एनर्जी बाहर निकलती है, इसके अंदर हीट दी जाती है, यानी कि उन अभिक्रियाओं को जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिनमें ऊष्मा क्या करी जाती है, दी जाती है, जिसमें हीट की क्या होती है, जरूरत होती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में दें यहाँ पे, तो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और H2O हो गया, ये जल हो गया, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पे लेंगे हम सनलाइट। सनलाइट क्यों लेने भैया, सनलाइट हमारे पास यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये हीट का काम कर रहा है, एनर्जी का काम कर रहा है, सनलाइट दी तो ये क्या बनाएंगे बदले में, यहाँ पे बनाएंगे C6H12O6 प्लस O2, ये ऑक्सीजन ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, उसकी जरूरत अभी है नहीं हमें। मतलब हमारा क्या है कि हमें क्या देनी पड़ी, इसको देनी पड़ रही है यहाँ पे हमें एनर्जी, हीट, ऊष्मा। तो ऐसी रिएक्शन जिसको हीट की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला है संक्षारण, यानी कि कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब है कि किसी भी धातु का या किसी भी चीज का खराब होना। अगर कोई धातु खराब होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे तो उसको हम क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। और खराब होने से मतलब ये नहीं कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, धातुओं का खराब होने से मतलब ये है कि उनका रंग सफेद हो जाए या रंग डल पड़ जाए, भद्दा पड़ जाए, या उनकी सरफेस किसी तरीके से खराब होनी शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगनी शुरू हो जाए, चांदियां जो है काली पड़नी शुरू हो जाए, इस तरीके का। यानी कोई भी जो धातु है, अगर धातु खराब होना शुरू हो जाती है उसको संक्षारण बोलते हैं, उसको कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बात लिखी हुई है कि संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु के ऊपर एक सतह जम जाती है जो उनका रंग वंग खराब कर देती है, उसको हम बोलते हैं संक्षारण। बात क्लियर हो गई। वहीं एक बात नोट करने वाली है कि देखो, अगर कोई भी धातु खराब होती है हमारे पास में, जैसे मान लो कॉपर है, वो खराब हुआ तो बोलेंगे कोरोजन हो गया, गोल्ड खराब हुआ, सोना खराब हुआ तो भी बोलेंगे कोरोजन हो गया, चांदी खराब हुई तब भी बोलेंगे कोरोजन हो गया, जिंक वगैरह, यानी कि कोई भी मेटल अगर हमारा खराब होना शुरू होता है, भद्दा पड़ना शुरू होता है तो उसको बोलेंगे कोरोजन हो गया। लेकिन अगर हमारे पास में आयरन है, लोहा है, अगर आयरन खराब होना शुरू होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि भैया इसकी क्या हो गई है, इसकी हो गई रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। जंग लगने को क्या बोलते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ये क्या लिखा है, जंगल, जंगल नहीं होता बच्चों, जंग लगना होता है, जंग लगना। जंग लगना बोलते हैं किसको, लोहे को खराब होने को। बाकी सभी धातु क्या बोलते हैं, संक्षारण कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
अगला टॉपिक हमारे पास में रेंसिडिटी, विकृत गंधता। इसके दो नाम है, विकृत गंधता भी है और विषाय गंधता भी है। ठीक है, तो विकृत गंधता मोस्टली आपको बुकों में देखने को मिलेगा। विकृत गंधता यानी कि रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी, विकृत गंधता या रेंसिडिटी? इसमें क्या होता है कि हमारा जो खाने पीने का पदार्थ होता है, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, उनमें ऑयल तो होता ही है। तो जब हमारे खाने पीने का पदार्थ या फिर वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब होना शुरू हो जाते हैं, और खराब होने से मतलब क्या है, इसमें उनकी जो है स्मेल खराब हो जाएगी और उनका स्वाद गड़बड़ा जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा और उसमें से बुरी सी स्मेल आएगी। तो बोलेंगे खराब हो गया है, उसी को पढ़े लिखी भाषा में बोलते हैं रेंसिडिटी हो गई या फिर विकृत गंधता या वसाय गंधता हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि द कोरोजन प्रोड्यूस बाय द फैट एंड ऑयल्स, ये वही वाली बात है। अब बात है कि रेंसिडिटी को हम बचाते किस तरीके से हैं। हम चाहते हैं, देखो रेंसिडिटी हो गई है तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि रेंसिडिटी जो है होने से बचे। तो बचने के क्या तरीके हैं? तो बचने का तरीका है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ उसमें मिला लो जो ऑक्सीडेशन ना होने दे। और रेंसिडिटी होती क्या है बेसिकली, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है और तुम्हें फिर क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन ही करने नहीं देनी उसको, बस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से रोक दो और वो क्या कहलाएगी, प्रिवेंशन हो जाएगी। सेकंड क्या है कि इसको प्रिवेंट पैकेजिंग फैट्स, मतलब पैकेट कर दो उनको बहुत अच्छे से, क्या कर लो, उनकी पैकिंग कर दो, इतनी टाइट पैकिंग कर दो उनकी कि उनके अंदर ऑक्सीजन घुस ही ना पाए, और ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाएगी तो वो खराब नहीं होंगी। तीसरा इसको रेफ्रिजरेटर में रखो। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर में खाने को रखो तो वहां पे भी खराब नहीं होने वाला हो। और नेक्स्ट हमारे पास एयर टाइट कंटेनर, यानी कि वायु रहित बर्तनों का यूज करना जिसमें हवा अंदर जा ना पाए। और लास्ट हमारे पास में क्या है, इसको जो धूप है यानी कि जो रोशनी है, लाइट है, प्रकाश से दूर रखना है खाने को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली साइड पे। अगला हमारा